अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। मेरा नाम है अरूज अब्बास। आई होप कि आप लोगों की सुबह जो है वो उतनी ज़्यादा हार्ट अटैक इंड्यूसिंग नहीं हुई जितनी मेरी हुई। आज सुबह हुआ ये कि जब मैं अपने घर से निकली ऑफिस आने के लिए और ये शो करने के लिए, तो एक खौफनाक किस्म का ट्रैफिक जैम था केपीटी के एरिया के ऊपर, और मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं नहीं टाइम पे पहुंच सकूंगी। मैंने काफ़ी सारे फ़ोन घुमाए, सबको कॉल किया, और भी इतने सारे लोग आते हैं ऑब्वियसली, अपनी सारी टीम को कॉल किया, उन सबको बोला कि देखो शायद मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ। दूसरे लोग भी फंसे हुए थे मेरे साथ, बट काफ़ी एक वो क्या कहते हैं क्रिएटिव ड्राइविंग स्किल्स इस्तेमाल किए मेरे ड्राइवर ने, और किसी तरह हम लोग इस तरह करते हुए घूमते घुमाते पहुंच ही गए दफ्तर फ़िलहाल। एनीवे, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। आई डोंट नो अभी तक कि वो स्ट्राइक थी क्या था, मगर बहुत बहुत बुरा ट्रैफिक जैम है। तो अगर आप लोगों के घर से किसी ने इस रास्ते को इस्तेमाल करना है तो शायद कोई ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढ लें। आज का जो हमारा शो है वो काफ़ी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग नहीं करते, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स हैं, और वो स्ट्रे डॉग से लोग डरते हैं। ये एक एक नेचुरल बात है, आई गेस फियर होता है, काफ़ी लोगों को कुत्तों से डर लगता है। बट उन स्ट्रेस को आजकल बहुत बुरी तरह मारा जा रहा है, काफ़ी ग्रूसम तरीके से मारा जा रहा है। इट इज़ नॉट नाइस एट ऑल, और उसके ऊपर हम शो के अंदर बात करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हम अपनी आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। बिकॉज आई थिंक एवरी टाइम यू डू समथिंग लाइक दिस, आपका अंदर से कुछ इट्स नॉट नाइस, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। एनीवे, हमारे पास और भी बहुत सारी बातें हैं आपसे करने के लिए। बीच में हम लोग आपको एक डॉक्टर साहब से भी मिलवाएंगे जो कि हमें बताएंगे कि मेडिकेशन जब की क्या ज़रूरत होती है मेंटल हेल्थ के अंदर, किस पार्ट पे, किस पॉइंट पर हमें मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर अभी ये सब करने से पहले चलते हैं आज के एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। हम आपको अपनी अगली खबर के ऊपर लेकर चलते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और वो है नेटफ्लिक्स के बारे में। नेटफ्लिक्स बेसिकली नहीं चाहता कि आप अपना पासवर्ड शेयर करें, और अगर आप किसी का नेटफ्लिक्स अकाउंट का पासवर्ड शेयर कर रहे हैं तो नेटफ्लिक्स अब पॉपअप्स आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो कि आपसे बार बार कहते हैं कि वेरीफाई करें अपना अकाउंट ईमेल के ज़रिए, टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, या वेरीफाई करें बाद में। तो हो ये रहा है कि बहुत सारे लोगों के नेटफ्लिक्स अकाउंट्स थे जो कि उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज ऑब्वियसली डिजिटल ऐप है, ऑल ओवर द वर्ल्ड दिए हुए थे। सो अब नेटफ्लिक्स चाह रहा है ये कि आप वो अकाउंट ना शेयर करें जो कि अगर आपके दोस्ती नहीं रही, फॉर इंस्टेंस, क्योंकि ये भी बहुत इंस्टेंसेस के अंदर हुआ है कि लोगों की दोस्तियाँ नहीं रही फिर भी नेटफ्लिक्स के अकाउंट यूज़ हो रहे हैं। सो इफ़ यू नो लॉन्गर फ्रेंड्स, यू कांट कॉल अप समबडी एंड गो लाइक कि हाँ बाय द वे टेक्स्ट मैसेज क्या आया था, हाँ यार ईमेल में क्या पासवर्ड आया था, वो पॉपअप के अंदर क्या लिखना है। सो नाउ नेटफ्लिक्स इज़ बेसिकली ट्राइंग टू क्रैक डाउन। आप लोगों को बताते चलें कि जो यूज़र्स हैं नेटफ्लिक्स के लिए जो बेसिक प्लान है वो $9 फ़ी महीना है अगर एक स्क्रीन है, $14 है अगर 2 स्क्रीन है, और $18 का प्रीमियम है जिसके ऊपर 3 स्क्रीन्स आपको मिल जाती हैं। तो जिन जिन लोगों के पास 18 और $14 वाला था उन लोगों ने एक्चुअली शेयरिंग करी हुई थी। खैर एनीवेज, लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि अभी ज़्यादा कंपटीशन भी हो गया है डिजिटल मीडियम्स के ऊपर। डिज़नी आ गया है, अमेज़ॉन है, पैरामाउंट प्लस आ गया है, काफ़ी सारे नए भी आ रहे हैं, दीज डिजिटल फोरम्स वेयर यू कैन स्ट्रीम मूवीज़ एंड कंटेंट। इसी के साथ मैं आपको अपनी आखिरी ख़बर की तरफ लेके जाना चाहती हूँ जो कि मर्दान से है, और ये भी ख़बर काफ़ी अपलिफ्टिंग है, ये भी ख़बर बहुत अच्छी है। और ये है एक यंग दुल्हन की जिन्होंने एक अपने हक महर के अंदर, हक महर बाय द वे वो होता है, एक अमाउंट होता है जो कि आपको प्रॉपर्टी की मद में, किसी ज्वेलरी की मद में, किसी भी मद में आपको जो दूल्हा दुल्हन को देता है शादी के निकाह के मौके के ऊपर। तो इन्होंने एक काफ़ी अनयूजुअल चीज़ मांगी, दिखाते हैं आपको वीडियो के अंदर। ये थी नायला शमाल मर्दान से। इन्होंने अपने हक महर के अंदर 1 लाख की किताबें मांगी। क्यों? क्योंकि ये ख़ुद भी राइटर हैं और
जिनकी जिससे शादी हो रही है, इनके होने वाले हस्बैंड जो हैं, बल्कि आई थिंक हो गई है, वो भी एक राइटर हैं। तो उन्होंने बेसिकली किताबों को इम्पोर्टेंस देने के लिए 1 लाख की किताबें मांगी। कूडोज टू हर, अमेजिंग, बहुत अच्छी बात है। इस तरह के जो छोटे छोटे ट्रेडिशंस होते हैं, यू नो, शी सेज के जो ख़राब रसूमात हैं उनको ख़राब तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी शादियाँ ऑफ हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं इसी तरह की, यू नो, अगर बदमज़गियाँ अगर हो जाएँ। तो आई थिंक कि इन्होंने, यू नो, इज़ अ गुड स्टेप। आई थिंक कि इन्होंने भी ऐसी एक चीज़ मांगी जो कि इनके हस्बैंड बिल्कुल समझ सकते थे, क्योंकि वो खुद भी एक राइटर हैं। इसी के साथ नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आप लोगों को यू नो बताएंगे कि हम लोगों के पास टॉप स्टोरीज़ हैं, मगर हमारे टॉपिक से रिलेटेड टॉप स्टोरीज़ हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ख़तरनाक चीज़ें हो रही हैं, उनके बारे में भी बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक एवरीवन। अभी तक हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऑफिस के अंदर ये डिस्कशन चल रही है कि इतनी सारा जो ट्रैफिक जैम था आज सुबह, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग लेट हो रहे हैं। मिस आई फॉरगॉट माय होमवर्क टाइप का, यू नो, जो होता है सीन, दिल ऐसा ही जाता है वैसे। मुझे लगा शायद छुट्टी मिल जाएगी, मगर फिर ऐसा नहीं हुआ। मेरा ड्राइवर बहुत चालाक निकला। खैर एनीवेज, यू नो, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। मगर आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो यू नो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हमारा शो भी उसके बारे में है। हम लोग इसके ऊपर यू नो जितनी बात कर सकें उतनी कम है, क्योंकि अभी एकदम से जब से ये साल शुरू हुआ है, पिछला साल लॉकडाउन के अंदर गुजरा था, और लॉकडाउन के अंदर, यू नो, वी सॉ पीपल वर, यू नो, बाहर निकल रहे थे, नेचर से कनेक्ट कर रहे थे। जो एनिमल्स हैं, जो कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, परिंदे हैं, चरिंदे, ये सारे के सारे भी ऑफ एट द एंड ऑफ द डे उसी नेचर का हिस्सा हैं। ये बात को, यू नो, जहन के अंदर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के पास जो मेरे पास ख़बरें हैं आप लोगों के लिए, जो टॉप स्टोरीज़ हैं, हम लोगों ने उनको भी क्यूरेट करके आप लोगों के लिए वो वाली कहानियाँ निकाली हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेट करती हैं, ताकि हम आपको आगाही दे सकें कि ये जो चीज़ हो रही है हमारे शहरों के अंदर, ये काफ़ी ख़तरनाक है। तो चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। अच्छा, बेसिकली जो आज की पहली खबर है वो आयशा चुंद्रीगर फाउंडेशन से है। आयशा चुंद्रीगर बाय द वे एक बहुत अमेजिंग खातून है, जिन्होंने ACF आयशा चुंद्रीगर फाउंडेशन स्टार्ट किया था। ये बेसिकली स्ट्रे एनिमल्स जितने भी हैं हमारे शहर के अंदर, उनके ख्याल रखने के लिए है। इन्होंने बेसिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया है अगेंस्ट द कलिंग ऑफ डॉग्स। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हुआ ये कि इस साल के फरवरी से, एक्चुअली फरवरी के दरमियान से, मिडल ऑफ फरवरी से लेके अब तक बहुत सारे कुत्तों को जो है वो मारा जा रहा है, और गोलियों के ज़रिए मारा जा रहा है, और काफ़ी ग्रूसम तरीके से मारा जा रहा है। मतलब काफ़ी सारे रिपोर्ट्स ये भी आई हैं कि म्यूनिसिपल ऑफिसर्स जो हैं जो कि कुत्तों को शूट कर रहे हैं, वो एक दफ़ा नहीं मल्टीपल शॉट्स करते हैं। सो दे आर नॉट शूटिंग विद वन यू नो बुलेट, दे आर डूइंग इट विद मल्टीपल बुलेट्स। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो है फ़ेज़ 5 DHA के अंदर, कराची DHA के अंदर फ़ेज़ 5 और फ़ेज़ 8 के अंदर, और क्लिफ्टन के अंदर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसी को लेकर ASF ने या ACF ने और रेबीज़ फ्री पाकिस्तान ने बेसिकली मिल के कंटोनमेंट बोर्ड को रुजू किया, और यू नो ये सब लोग गए वहाँ पर फरवरी 8 को कि ये ना करें, कल ना करें कुत्तों को। इन लोगों की मुलाकात हुई असिस्टेंट सेक्रेटरी CBC सज्जाद नज़ीर से, CBC के दफ्तर के अंदर। उन्होंने बोला कि बेसिकली आप जिन कुत्तों को मार रहे हैं वो तो वैक्सीनेटेड भी हैं और न्यूटर्ड भी हैं, यानी कि वो कुत्ते जो हैं वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर रहे, और उनको रेबीज़ की वैक्सीनेशन लगी हुई है। तो यानी कि अगर वो खुदा ना खास्ता किसी को काटते हैं तो यू नो उस इंसान को नहीं होगा रेबीज़। तो हुआ ये था कि ये जो यू नो उन्होंने आयशा ने काफ़ी सारी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यू नो चीज़ें भी बोली, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक छोटी सी करी। उन्होंने कहा कि सब लोगों को ये आगाही देने की कोशिश करी कि एक सेंसलेस ब्रूटल मर्डर है एक यू नो एक इनोसेंट लिविंग बीइंग का, जिसका कोई कसूर नहीं है। आप मतलब अगर एक कुत्ते ने एक इंसान को काटा है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे कुत्ते अग्रेसिव होंगे। और एक आपको बात बताएं इंटरेस्टिंग सी, वो ये कि ये जो कुत्ते होते हैं ये थोड़े टेरिटोरियल होते हैं। अगर आप नोटिस करें जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ये टेरिटोरियल होते हैं, और उसके अंदर जो अग्रेसिव होते हैं यानी कि वो कुत्ते जो कि
काटना चाहते हैं या पीछे लोगों के भागते हैं, वो जनरली वो होते हैं जो कि फ़ीमेल्स होती हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं या अल्फ़ा मेल्स होते हैं। उसके अलावा बाकी के जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते। तो इनको नहीं मारना चाहिए। खैर, इन्होंने अपनी ये जो बातचीत थी ये CBC को बता दी। लेट्स सी अब के CBC इसके ऊपर क्या एक्ट करेगी, क्या नहीं करेगी। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर के ऊपर लेकर जाना चाहती हूँ जो कि हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से है। हैदराबाद के अंदर मार्च जब से शुरू हुआ है, आज मेरे ख्याल में 12 तारीख़ है, 15 तारीख़ है, जब से मार्च शुरू हुआ है 10-15 दिन के अंदर इन लोगों ने 500 से ज़्यादा कुत्ते मार दिए हैं हैदराबाद में। इसकी वजह क्या है? क्योंकि मार्च 1 को सिंध हाई कोर्ट ने एक रूलिंग पास करी थी कि अगर कोई इंसान को कुत्ता काटेगा तो उस एरिया के MPA को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो किसी के अगर एरिया का जो MPA होगा वो सस्पेंड हो जाएगा कि अगर उसको कुत्ता काटा जाए, कुत्ता वहाँ उसके एरिया के में किसी शख्स को कुत्ता काट जाए। तो उसकी वजह से बेसिकली वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन्होंने 500 से ज़्यादा कुत्ते हैदराबाद और खैरपुर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर मार दिए हैं। और ये भी बताते चलें कि फरवरी 24 को बेसिकली हुआ, ये रूलिंग इसलिए आई थी क्योंकि फरवरी 24 को जिना मेडिकल सेंटर में खैरपुर से एक इंसान को लिया था जो कि रेबीज़ का केस था। उनको किसी कुत्ते ने काटा था, उनको रेबीज़ हो गया था। बेसिकली ये जो है कलिंग जो है ये क्या सही है? क्या हम अपने आप को रेबीज़ से बचा रहे हैं? बाय कलिंग एनिमल्स कैसे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? ये बात हम करेंगे आपके साथ इस छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग बात कर रहे हैं डॉग कलिंग के ऊपर जो कि सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर के ऊपर है। जाने से पहले मैंने ब्रेक के ऊपर आपको बताया था कि हैदराबाद के अंदर 500 कुत्तों को जब से मार्च शुरू हुआ है और मार्च के सिर्फ चंद दिन ही गुजरे हैं, 500 कुत्तों को मार दिया गया है, 500 से ज़ायद कुत्तों को। और उसकी वजह ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने एक बेसिकली रूलिंग पास करी थी जिसके अंदर उन्होंने ये बोला था कि अगर किसी एरिया के अंदर कोई इंसान, कोई शख्स किसी एरिया का, उसको अगर कोई डॉग बाइट होती है तो उस एरिया के MPA को सस्पेंड करा दिया जाएगा। ये रूलिंग के बाद बेसिकली एक कलिंग स्प्री शुरू हुई जो कि मार्च 1 को हुई और अब तक 500 से ज़्यादा कुत्तों को मार दिया गया है उस एरिया के अंदर। बेसिकली आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि डॉग कलिंग, बहुत सारे एनिमल एक्सपर्ट्स हैं जिन लोगों से बात करी कि डॉग कलिंग जो होती है क्या ये आपके जो बाइट्स वगैरह होते हैं क्या उसके अंदर हेल्पफुल है, क्या डज़ इट स्टॉप द रेबी स्प्रेडिंग, कुछ इस तरह का सीन है। तो उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको रेबीज़ से अपने आप को बचाना है तो कुत्तों को मारने के लिए आप सिर्फ कुत्तों को अग्रेसिव कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर जुल्म करेंगे, उसके साथ एग्रेशन से पेश आएंगे तो वो आपके साथ भी एग्रेशन से पेश आएगी। हाउएवर अगर आप उल्टा करेंगे, प्यार से बात करेंगे, उससे उसको प्यार से ट्रीट करेंगे तो वो फिर ऑब्वियसली एग्रेसिव नहीं होगा जानवर आपके साथ भी। एनीवेज, तो अगर आपने कुत्तों के साथ दोस्ती करनी है तो उनको खाना खिलाएं अपने एरिया में। आपकी उनसे दोस्ती हो जाएगी, वो आपसे मानूस हो जाएंगे, आपके सेंट को रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देंगे। इसी के साथ हम आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेके जाना चाहते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ अ रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम इन सिंध। बेसिकली प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ ने सिंध हाई कोर्ट को एक बायलॉज़ का जो ड्राफ्ट बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्म किया और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम मांगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू देम इन्वॉल्व हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए स्ट्रीट डॉग्स की उनकी मैस वैक्सीनेशन को भी करने के लिए वो कह रहे हैं कि हम अभी एक ड्राफ्ट कर रहे हैं, एक लिस्ट, और उसको प्रेजेंट करेंगे कैबिनेट को और फिर वो कैबिनेट उसको अग्री करेगी और फिर वो हमारे हुकूमत के बायलॉज़ के अंदर शामिल होगी। सो बेसिकली ये 3 मंथ्स तक के लिए उनको इसके ऊपर काम करना है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो कि सेक्रेटरी ऑफ लोकल गवर्नमेंट
सेक्रेटरी ऑफ लोकल गवर्नमेंट नजम शाह ने जस्टिस साहब को ये बेसिकली सबमिट कर दी है रिपोर्ट कि अभी तक कहाँ पर है और गवर्नमेंट के कौन कौन से हस्पतालों के पास एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन दस्तयाब है, क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि जो हस्पताल हैं हमारे मुल्क में दे आर नॉट इक्विप्ड कि अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी को कोई ऐसा डॉग बाइट करता है तो वो इक्विप नहीं है, उनके पास एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशंस नहीं है, विच इज़ हाउ दिस इंटायर कहानी हैज़ स्टार्टेड। एक्चुअली स्टेम यहाँ से कर रही है। जो बेस प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव द वैक्सीनेशन टू सॉर्ट ऑफ स्टॉप आवरसेल्व्स। आपको ये भी बताती चलूँ, डॉक्टर सीमीन जमाली जो कि जनाब JPMC से हैं, उन्होंने ये कहा है कि रेबीज़ अगर हो जाता है खुदा न खास्ता किसी को तो वो 100% फेटल होता है अगर 14 दिन के पीरियड के अंदर अंदर आपको टीका ना लगाया जाए, और वो टीका जो है वो फिर और फर्दर 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते तक आपको लगता रहता है। 4 इंजेक्शन लगते हैं। वो पहले बोलते थे ना पेट में लगते हैं 7 इंजेक्शन, वो पुराने ज़माने की वैक्सीनेशन है, अब ऐसा नहीं होता, यहाँ बाजू में लगते हैं, बट आपको 4 इंजेक्शन लगने होते हैं ओवर 2 वीक पीरियड। एनीवे तो ये जो वैक्सीनेशंस हैं और ये जो सारे के सारे नए बायलॉज बन रहे हैं, आई होप कि ये लोग जो हैं जो कि बाकी के इदारे हैं जैसे ACF है, रेबीज़ फ्री पाकिस्तान है, RFP वाले हैं, बहुत सारे और इदारे हैं, NGOs हैं जो कि काम करना चाह रही हैं। आई होप कि हुकूमत उनके साथ मिलकर काम करें, लेकिन कम अप विद अ मोर ह्यूमेन सोल्यूशन, अ बेटर सोल्यूशन। इसी के साथ मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको हम अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा। स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान आ गए हैं। मैंने आप लोगों को शो के शुरू के अंदर बताया था कि हम लोग बात करना चाहते हैं एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। वो ये है कि दवाइयाँ वर्सेस थेरेपी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो चलते हैं दिल खोलो की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब शाह जो कि एक क्लिनिकल और फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के अंदर क्या डिस्टिंक्शन होती है? मेजर डिस्टिंक्शन यही है कि वन कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड द अदर कांट। आप कौन से वाले हैं? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, आई कांट प्रिस्क्राइब। यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। आई कांट प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, लेकिन फिर यही होता है दैट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज अ साइकोलॉजिस्ट बिकॉज ही कांट प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। तो आप जब उनके पास आते हैं तो वो सेवेरिटी देख के अगर ज़्यादा होती है तो दे रेफ़र यू टू अ साइकाइट्रिस्ट जो आपको मेडिकेशन दे सकते हैं। अच्छा, ओके। सो मुझे ये बताएं कि किस पॉइंट के ऊपर आप बेसिकली ये कहते हैं कि ओके अब थेरेपी कुछ नहीं कर रही, आई नीड टू गिव माई पेशेंट रेफर देम टू अ साइकाइट्रिस्ट एंड बिकॉज दिस पर्सन नीड्स टू बी ऑन मेडिकेशन। अगर कि क्रिपलिंग एनजाइटी होती है या तो फिर फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, जो क्लिनिकल डिप्रेशन है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, द पर्सन कांट गेट आउट ऑफ द बेड, तो उस सूरत में जो है किक स्टार्ट के लिए तो हम बोल देते हैं कि फॉर एग्जांपल इट्स मेकिंग माय जॉब डिफ़िकल्ट कि क्लाइंट जो है ही इज़ नॉट विलिंग टू गेट आउट ऑफ द बेड और वो कुछ कर ही नहीं पा रहा और डिसइंटरेस्ट है कम्प्लीटली हर चीज़ के अंदर ही, तो उसमें हम उनको रेफ़र कर देते हैं। एक्सट्रीम केस होता है कि व्हेन वी आल्सो डोंट सी प्रोग्रेस, और या तो फिर एनजाइटी इतनी है कि फंक्शनल डेली फंक्शनिंग में उनको प्रॉब्लम हो रही है, जॉब नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे। आपके ख्याल में बेसिकली इंसान को क्या नॉन फंक्शनल होना पड़ता है इन ऑर्डर टू सॉर्ट ऑफ नीड मेडिकेशन? डेली फंक्शनिंग अगर आपकी ये देखें कि व्हेन डू यू नीड अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, तो थेरेपी हो चाहे मेडिकेशन हो, उसमें आपको एक चीज़ नोटिस करनी पड़ती है कि अगर डेली फंक्शनिंग आपकी जो भी आपका काम है, डेली रूटीन आपका है, वो बिल्कुल ही अगर ख़राब हो जाता है, दैट इज़ द टाइम कि आपको मेंटल हेल्थ एक प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। उसके अंदर जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं फिर वो आपको मज़ीद बताता है कि ज़्यादा इंटेंसिटी है और आपको एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए जो आपको मेडिकेशन पर रखेगा। ओके और सिर्फ क्या मेडिकेशन और थेरेपी इकट्ठे चलती है, या अगर आप मेडिकेशन पर आ गए तो थेरेपी एंड हो जाती है? अगर कि जनरली इशू है पैनिक अटैक्स का, अब यहाँ पर ये भी है कि मेडिकेशन जब आप मेंटल हेल्थ की कहते हैं उनको साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं, तो उनके एंड में ड्रग्स ज़रूरी है कि आता है, तो उसकी डिपेंडेंसी सर्टनली होती है बहुत ज़्यादा। तो व्हेन यू टॉक अबाउट के दोनों को साथ में ही चलाना पड़ता है। इफ़ यू टॉक अबाउट सर्टन इशूज़ जो कि बाइपोलर हो गया फॉर एग्जांपल, तो आपको मेडिकेशन भी लेनी पड़ेगी, ड्रग्स भी लेने पड़ेंगे और साथ में थेरेपी भी करवानी पड़ेगी। लेकिन कुछ इशूज़ होते हैं मेंटल हेल्थ इशूज़ जिसमें
आपकी इम्पल्स पहले ये होती है कि आप ओवर मेडिकेट कर दें अपने आप को, जैसे एनजाइटी के इश्यूज़ हो गए या फॉर एग्जांपल छोटे इश्यूज़ हो गए, ADHD के भी हो गए, उसमें आपकी इम्पल्स ये नहीं होनी चाहिए कि मेडिकेशन पे चलते हैं डायरेक्टली। इट शुड बी अ बैलेंस के पहले आप कोशिश करें कि लाइफस्टाइल चेंजेस हो जाएं और उसके बाद अगर वो भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो फिर आप जब मेडिकेशन की तरफ जाएं, लेकिन वो दोनों साथ में चलती हैं, सिर्फ मेडिकेशन से चीज़ें नहीं हो सकती ठीक। ओके मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकेशन बहुत सारी होती है विदाउट गोइंग टू ईदर अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट। बहुत सारी मर्द और ख़वातीन हजरात जो होते हैं, बिकॉज ओवर द काउंटर इतने आसानी से अवेलेबल होती हैं चीज़ें, दे टेक रिलैक्सेंट्स जो कि मूड एलिवेटर्स होते हैं या रिलैक्सेंट्स होते हैं, वो बहुत कॉमन है उनको लेना। उनके क्या लॉन्ग रन के अंदर क्या बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स तो वो होते ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कि जितने भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स देखे जाएँ ओवरऑल, तो उनके अंदर आपको साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। डिजीनेस आपको नज़र आती है, हेडेक्स आपको नज़र आते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस के अलावा आपके मोटर फंक्शंस के आपकी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर उसको आप अब्यूज़ करते हैं तो आपके मोटर फंक्शंस भी थोड़े ख़राब हो जाते हैं। आपकी मूवमेंट, जो स्किन की मूवमेंट होती है एज यू आर स्पीकिंग टू समवन, वो ट्विचेस नज़र आते हैं आपको, उनके बॉडीली जो फेशियल फीचर्स हैं। ओह वाह। तो ये तो उनके जो कि दूसरा जो इशू है, मेन इशू स्टिमुलेंट्स के साथ इशू है, जिसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जिसको अब्यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए। बाकी नूट्रोपिक ड्रग्स जिसको हम कहते हैं, अब्यूज़ करना ड्रग्स को, फिर उसकी डिपेंडेंसी आ जाती है। स्टिमुलेंट्स हो गए तो उनमें डिपेंडेंसी ये हो जाती है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर यूजिंग एन एंटी एंजाइटी एजेंट टू काम योर सेल्फ बिफोर स्लीपिंग, तो नींद से पहले आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आपने अपने लिए प्राइमिंग कर लिया। जैसे आप खाना खा के सोते नहीं है या आपको मूड आपका अच्छा नहीं होता, उसी तरह जब तक आप मेडिकेशन वो नहीं लेंगे तब तक आपको नींद नहीं आएगी। तो पैनिक अटैक जब आपको हो रहा होगा तो आपको वो गोली याद आएगी, बनस्बत के एक साइकोलॉजिस्ट जो आपको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाता है। तो आपकी प्राइमरी इम्पल्स ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे मेरी गोली का है, मैं उसको खाता हूँ। ओके बहुत सारी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, मेरे घर में भी इस तरह के लोग हैं वेयर दे से कि हम लोगों को नींद नहीं आती अगर हम गोली नहीं खाते। ये और मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, मैंने एक दफ़ा विटामिन सी की भी गोली खिलाई थी, उसके बाद नींद आ गई थी। इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के ऊपर जा रहे हैं नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोगों की गुफ्तगू जारी रहेगी डॉक्टर आफ्ताब से। अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस, हम कहीं ना जाइएगा। वेलकम बैक एवरीवन। हम बात कर रहे हैं कि क्या दवाई लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किस पॉइंट पर आपको पहुंचकर अपनी एंग्जाइटी के लिए दवाई लेनी चाहिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर आफ्ताब। आफ्ताब मुझे ये बताएं कि अभी हम बात कर रहे थे जाने से पहले कि स्लीपिंग स्लीपिंग पिल्स लोग लेते हैं और उसके साथ मेरे ख्याल में एडिक्शन टाइप की सिचुएशन हो जाती है। ये आपके ख्याल में एक साइकोलॉजिकल, जिस तरह भी आप बोल रहे थे कि अपने आप को प्राइम करते हैं, डू यू थिंक इट्स दैट? हम प्लेसिबो के ऊपर भी बात कर रहे थे कि अगर किसी को आप मेडिकेशन दे देते हैं और वो मेडिकेशन लेट्स से एक शुगर पिल है या कोई और चीज़ है, उसका भी इंसान के ऊपर असर पड़ता है कि उनको अगर आप ये बोल दें कि ये स्लीपिंग पिल है एंड दे थिंक दैट इट्स एक्चुअली अ स्लीपिंग पिल, और फिर वो खा के वो सो जाते हैं, तो उसमें अंदाज़ा आपको ये भी होता है कि मोस्ट ऑफ इट इज़ ऑल्सो प्राइमिंग, कि आप एक सर्टेन टाइम पीरियड में, एक दिन के टाइम पीरियड में आप वो एक गोली वो खाते हैं तो आपके जिस्म को भी वो याद होता है कि नहीं, आई फील रिलैक्स्ड आफ्टर इट। तो प्राइमिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ही होता है कि आप रात के टाइम एक सर्टेन टाइम में आप गोली खा रहे हैं, आपको याद आती है वो चीज़, और उसके बाद जो बिहेवियर रिपीट होता है तो एक आदत भी बन जाती है। रादर देन द इफेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन इटसेल्फ और द ड्रग्स इटसेल्फ, वो आदतन एक चीज़ होती है कि आपको चाहिए होती है। इससे मतलब हाउ टू रिकग्नाइज़ कि आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग खाते हैं थिंकिंग कि ओके ये तो दवाई है, बट इट लीड्स टू सम वेरी सीरियस एडिक्शंस एज वेल लेटर ऑन इन लाइफ। क्या सूरत हाल ऐसी होनी चाहिए कि इंसान को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? साइकोट्रोपिक ड्रग्स जनरली जो है एक साइकेट्रिस्ट के सुपरविजन और केयर के अंडर ही लेनी चाहिए। फिर वो डोजेज रेगुलेट करते हैं, वो कांटेक्ट में रहते हैं थेरेपिस्ट के साथ और वो उनकी प्रोग्रेस उनको बताते रहते हैं। तो फिर वो डिस्क्रेशन होता है साइकेट्रिस्ट का कि डोजेज को कम करना है, बढ़ाना है,
और वो प्रोग्रेस हम लोग बताते रहते हैं और साइकेट्रिस्ट उस तरीके से उस पर अमल करता रहता है कि कैसे करना है। इन एनी केस आपको मेडिकेशन, जो भी साइकोट्रोपिक ड्रग्स, मेंटल हेल्थ की जब भी आप मेडिकेशन लें, मेक श्योर दैट यू आर कंसल्टिंग अ डॉक्टर। उसके बगैर जो है अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। उससे होता ये है कि अभी आपको इफ़ेक्ट्स उसके नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको उसकी चीज़ों के असर आपको नज़र आएंगे, अपनी मेमोरी के हिसाब से, आपकी बॉडी फंक्शन जैसे कर रही है उस हिसाब से। और दूसरी सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है। बिकॉज मैं दोबारा उसको इस वजह से कह रहा हूँ, दे आर साइकोट्रोपिक ड्रग्स, और ड्रग्स में डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है। एब्सोल्युटली। और क्या आपको डोजेज इंक्रीज़ करनी पड़ती है ओवर टाइम? डोजेज के बारे में सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट ही बता सकता है, विच इज़ ऑल्सो एन एथिकल लेसन कि एक साइकोलॉजिस्ट में बैठा हुआ हूँ। कभी भी साइकोलॉजिस्ट, और अच्छा साइकोलॉजिस्ट जो कि एक एथिकल साइकोलॉजिस्ट है, वुड नेवर टेल यू अबाउट मेडिकेशन कि आपको डोजेज कितना लेना चाहिए। वो हमेशा आपको इनकरेज करता है कि साइड इफ़ेक्ट्स देखें इसके, मेडिकेशन का नाम देखें जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स है आपको दी क्यों जा रही है, और इनकरेज करते हैं कि साइकियाट्रिस्ट से बैठ के बात करें मेडिकेशन के बारे में, ऐसे ही ना सिर्फ लें। बहुत सारे सिचुएशंस के अंदर दैट आई नो ऑफ के डिफरेंट जिस तरह के गैस्ट्रो डॉक्टर्स होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो भी अक्सर एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि वो आपको जो IBS हो रहा है या दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज यू स्ट्रेस, सो यू नीड टू काम योरसेल्फ डाउन। एंड समटाइम्स आई हैव एक्चुअली सीन दिस हैपन कि वो भी एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। क्या वो करना सही है? स्पेशलाइजेशन के अपने ही ज़ुमरे के अंदर ही उनको रहना चाहिए। तो आई थिंक दैट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट। साइकोट्रोपिक ड्रग्स कोई भी अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो सिर्फ एक साइकियाट्रिस्ट ही होना चाहिए आपको। तो आई डोंट थिंक एनी अदर डॉक्टर शुड, एनी अदर डॉक्टर शुडंट। ओके, बिकॉज दैट आई थिंक दैट हैपन्स इंक्रीजिंगली। मुझे ये बताएं कि मेडिकेशन जो होती है उसके अंदर बहुत सारे, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, यंगर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, दे आर इन दिस रेस टू सॉर्ट ऑफ गेट बेटर ग्रेड्स एट्सेट्रा, परफॉर्म बेटर। दे टेक अ लॉट ऑफ दीज, मुझे उन ड्रग्स का नाम भी नहीं आता, बट मुझे ये पता है कि वो सारी 4 दिन जाग लेते हैं वो खा के दवाइयाँ। ये दवाइयों का क्या कोई क्रैश होता है? लाइक कुछ ऐसे होता है कि डुज? अब वो जो स्टिमुलेंट्स जो खाते हैं, ब्रेन एनहांसिंग परफॉर्मेंस ड्रग्स जो होते हैं, या फॉर एग्जांपल आपको हम ADHD के पेशेंट्स को देते हैं व्हेन दे आर नॉट एबल टू सिट, बच्चों को भी देते हैं या तो फिर एडल्ट्स को भी देते हैं, कि जिनके अंदर हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, एक जगह पर बैठ नहीं सकते और कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। या तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको डायग्नोस नहीं किया गया प्रॉपरली और उनमें हमेशा से ADHD था और वो कम हो गया है, और वेन एवर दे आर इन फ्रंट ऑफ बुक्स दे कांट रेगुलेट देयर ओन एनर्जी, तो उस वक्त वो खा लेते हैं ADHD वाली गोलियाँ जो कि ओवर द काउंटर इनको मिल जाती हैं। उससे ये होता है कि वो फोकस तो उस वक्त कर लेते हैं, ग्रेड्स भी अच्छे आ जाते हैं उनके उस प्रेशर की वजह से, लेकिन होता ये है कि फिर वो डिपेंडेंसी ये होती है कि आपको परफॉर्मेंस, आप ये अगेन प्राइमिंग का कॉन्सेप्ट, कि आपकी परफॉर्मेंस तभी अच्छी होगी जब आप दवाई खाएंगे। तो दैट हैज़ अ। अच्छा, हमारे पास एक कॉलर है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रूज आपके? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक मुझे आज का लग रहा है आपका, मेंटल हेल्थ की मेडिकेशंस के बारे में। तो डॉक्टर साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम बहुत से हमारे मतलब मुल्क में भी और वैसे भी दुनिया में भी जो हम नींद की दवाइयाँ खा लेते हैं कि भी हमें नींद नहीं आ रही और नींद की आपने टेबलेट ले ली, तो उसको जब आपने छोड़ना है तो किस तरह छोड़ना है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, एक बात। और दूसरी बात है, जैसे मेरी बेटी है तो उस पर जैसे बहुत प्रेशर आता है जब एग्जाम्स का, तो उसकी हार्ट बीट जो है वो बहुत तेज हो जाती है और मैंने देखा है वो बहुत स्ट्रेस में आ जाती है, बहुत उसको एंग्जाइटी होती है। तो मुझे डॉक्टर साहब गाइड करें कि मैं उस बच्ची को, वो मेडिकल की स्टूडेंट है, तो उसको मैं कैसे काम डाउन करूं। मतलब जाहिर है कोई मेडिसिन तो नहीं ले रही, लेकिन ये कि स्ट्रेस में आती है और बहुत उसकी अजीब मतलब कंडीशन हो जाती है, और माशाल्लाह है भी वो लायक, तो आई डोंट नो कि उसका स्ट्रेस लेती है। तो मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए कि मतलब मेडिसिन बच्ची कोई नहीं लेती, लेकिन अगर वो एंग्जाइटी में आती है, स्ट्रेस है एग्जाम्स का, तो उसको मैं कैसे कूल डाउन करूं या कैसे मैं उसकी काउंसलिंग करूं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग समीना। आपके दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वैलिड थे एंड आई थिंक कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं ये हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का जी। तो जो स्लीपिंग डिसऑर्डर को जो भी ये जो गोलियां खाते हैं वो एंटी एंजाइटी होती हैं, कामिंग इफेक्ट जिनका होता है, इनका फार्मूला होता है जिनको हम बेंजोडियास्पिन कहते हैं। इस पे इनसे छूटने के लिए अगर आपको एक तरीके से अगेन प्राइमिंग है तो किसी भी डिपेंडेंसी या किसी भी एडिक्शन को आराम से छोड़ तो आप नहीं सकते। अगेन कि अगर वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है
तो फिर आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ चलना है। अगर कि सेल्फ मेडिकेशन है तो वो तो अव्वल आपने करना ही नहीं चाहिए था। और अगेन इफ़ यू आर हैविंग डिफ़िकल्टी लीविंग इट, तो आप एक प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की यू कैन सीक हेल्प, कि आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं जो आपकी आराम से उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करता है। ठीक है, पहले तो प्राइमिंग है कि नींद तभी आएगी मुझे जब मैं वो गोली खाऊंगा, ठीक है, और वो उसको हम रेगुलेट करके उसको अफेक्ट को चेंज करते हैं। और अगेन वी आर गोइंग टू रेफर दैट पर्सन टू अ साइकियाट्रिस्ट एज वेल, कि आप उनके पास चले जाएं। जो उनके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो अगेन सेम ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कामिंग ट्विचेस हो गई, नोज़िया हो गया, सुबह को उठ के आपको हेडेक्स हो गए, आपकी बॉडी पेन हो गया, थोड़ी बहुत इरिटेशन भी हो गई, ये सारी मूड स्विंग्स आपके हो गए, तो ये सारी उस चीज़ के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर आता है। जो इनका दूसरा सवाल था क्रिपलिंग एंजाइटी या एंजाइटी जनरली, एग्ज़ाम एंजाइटी हम जिसको कहेंगे, एंजाइटी का यही होता है कि यू एंटिसिपेट समथिंग इन द फ्यूचर, कि ये मेरे साथ अभी होने वाला है। तो वो बच्चा जो है तो वो अपने आप को एग्ज़ाम रूम में इन्विजन करता है कि मैं उधर हूँ अभी उस वक्त, उनकी बॉडी वहाँ पे पहुँच जाती है जब, एंड आवर माइंड इज़ दैट स्ट्रॉन्ग कि आप कोई चीज़ मेंटली विजुलाइज करते हैं, चाहे ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस पास्ट का हो या फ्यूचर एक एंजाइटी प्रोड्यूसिंग इवेंट फ्यूचर का हो जो मुझे परफॉर्म करना है उसके अंदर, तो आपकी बॉडी वहाँ पे पहुँच जाती है। और उसके बाद आप वो जो उनके जिस्मानी जो सिम्टम्स हैं, यू स्टार्ट फीलिंग दैम। तो जैसे एंजाइटी का कौन सा होगा, रेसिंग हार्ट, पैल्पिटेशन जिसको हम बोलेंगे, स्वेट, यू फील स्टार्ट स्वेटिंग, और जो तीसरी चीज़ जो होती है वो होता है मसल आपके स्टिफ हो जाते हैं। ठीक है, और वो चीज़ें रियलाइज़ आपको नहीं होती। तो इसका हल यही होता है कि जब आप एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, हम आपको दो चीज़ें पहले ही सिखाते हैं कि एक तो ये है कि ब्रीदिंग टेक्निक्स को, उसका रूल यही है, तो 4 इनहेल 4 होल्ड 6 एक्सहेल का रूल है, 4/4/6। तो 4 सेकंड इनहेल करना है, 4 सेकंड होल्ड करना है, 6 सेकंड एक्सहेल करना है। ये आपने करते रहना है। वाई? बिकॉज यू हैव टू कंट्रोल योर हार्ट बीट दैट इज़ प्रोड्यूसिंग एंजाइटी इन द फर्स्ट प्लेस। तो पहले अपने हार्ट को काम डाउन करना है। दूसरा ये कि जो मसल स्टिफ हो जाते हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता दैट यू आर क्लेंचिंग योर फिस्ट, और जैसे आप सोच रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो या टीवी भी देख रहे होते हैं, सोच ज़्यादा चल रही होती है, तो आपके मसल्स जो होते हैं वो यू आर फ्लेक्सिंग देम वेरी हार्ड, और वो रियलाइज़ नहीं होता। तो सेकंड उसकी टेक्निक ये होती है कि आप बॉडी मसल प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आप करते हैं, वेर यू स्टैंड अप और यू लाई डाउन, और आप अपने टो से लेके अपने पूरे मसल्स को फील करते हैं और मूव करते हैं स्लाइटली, देखने के लिए कोई मसल स्टिफ तो नहीं है। समझ गए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आफ्ताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। समीना, आई होप कि आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया हो। आई वुड रिकमेंड दैट यू डू टेक योर डॉटर टू सी अ थेरेपिस्ट, इट कैन नॉट हर्ट एट ऑल, इन फैक्ट कैन ओनली बेनिफिट। आपका बहुत शुक्रिया आने का, एंड यू नो टू क्लियर अप अ लॉट ऑफ दीज मेडिकेशन नॉट मेडिकेशन टाइप क्वेश्चंस इन आवर हेड्स। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम लोग बात करेंगे कि ये जो कलिंग हो रही है इतने सारे एनिमल्स की कराची में और सिंध के अंदर, इसके ऊपर ये काफ़ी इस वक्त खौफनाक एक चीज़ हो रही है। वी रियली नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। हमारे जो अगले मेहमान हैं वो हम सब से बात करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस मौजू के ऊपर, मगर इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे अगले मौजू के ऊपर बात करना। उसकी वजह ये है कि बेसिकली एक बहुत खौफनाक चीज़ हो रही है सिंध के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे जानवरों को, बेज़बान जानवरों को मारा जा रहा है। मैं आपको अपने अगले मेहमानों से मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। तो हमारे साथ हैं ज़ैन मुस्तफ़ा, जो कि प्रेसिडेंट हैं और फाउंडिंग मेंबर हैं सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल राइट्स के स्पार। हमारे साथ हैं अखलाक महेसर, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिल्म मेकर हैं और एक अमेजिंग किस्म के रेस्टोरेंटर हैं। इनकी कंपनी का नाम है और चावल। प्लीज़ खाना ऑर्डर कीजिएगा, आज पालक चिकन है मेन्यू पे। इनके साथ हैं हमारे साथ डॉक्टर वजीहा जावेद, जो कि हेड ऑफ पब्लिक एंड हेल्थ रिसर्च गेट्स फार्मा और प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं रेबीज़ फ्री पाकिस्तान की। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। अब अखलाक को बहुत सारे फ़ोन आएंगे, लोग कहेंगे चिकन पालक खिलाओ। बट मोर देन दैट अखलाक, आई नो दैट यू फीड एनिमल्स एंड आईड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू कि ज़ैन, पहले आप मुझे ये बताएं कि ये शुरू कहाँ से हुआ कि ये इतनी एकदम से कलिंग स्प्री है। एक स्प्री इज़ आई थिंक द करेक्ट वर्ड फॉर इट, बिकॉज इट्स इनसेन द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट आर बीइंग किल्ड। देखिए, ये कलिंग स्प्री की एक हिस्ट्री है। ये 30 साल से होता चला आ रहा है।
ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी ज़िंदगी में पिछले 5 साल से हो रहा है। ये बहुत पुराना इशू है और इसका इशू डायरेक्टली रिलेटेड विद ओवर पॉपुलेशन। कराची के जनरली आवाम की मकदार बढ़ती चली जा रही है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारा कंट्रोल में नहीं आ रहा। बच्चे सड़कों पे अभी भी खेल रहे हैं पार्क्स के बजाय, और स्कूलों में ये तरबियत नहीं प्रोवाइड की जा रही, घरों में ये तरबियत नहीं प्रोवाइड की जा रही कि जो सड़क पे जो आपके कुत्ते हैं उनके साथ आपको किस तरह मिलजुल के रहना चाहिए, जिसको हम को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। हम बड़े आराम से तुर्की के ड्रामे देखते हैं, बड़ा उनको एम्यूलेट करते हैं, लेकिन आप वहाँ का सिस्टम देखें जो उन्होंने अडॉप्ट किया है सालों पहले। साइंटिफिक मेथड है, WHO अप्रूव्ड है, किस तरह वो अपने कुत्तों का ख्याल रखते हैं, बिल्लियों का ख्याल रखते हैं, खाना खिलाते हैं। ये खाना खिलाने का जो काम है ना, आज बड़ी अच्छी बात है कि आपने अखलाक को बुलाया है, बिकॉज हम जब अपनी एजुकेशन प्रोग्राम में बात करते हैं कि जो इंसिडेंट्स होते हैं ना, जो आप स्प्री की बात करती हैं, वो स्प्री इसलिए ट्रिगर होता है क्योंकि एक इंसिडेंट होता है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जिस शहर की भी हो, कराची हो, हैदराबाद हो, सक्खर हो, लाहौर हो, वेरेवर, उनको उसी वक्त एक एक्शन लेना होता है ताकि वो पैनिक जो है ना और खौफ जो बढ़ जाता है एक इंसिडेंट से इन मुख्तलिफ शहरों में, वो कंट्रोल में आए। उसके ये माने नहीं कि वो सोल्यूशन सही है, उनको भी पता है कि ये सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज ये 30 साल से कलिंग्स करते चले आ रहे हैं और नहीं होता कुछ, और वो पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल होती कुत्तों की। सो कुत्तों की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन, एक कम्युनिटी बेस्ड और एक साइंटिफिक एफर्ट को जब तक तीनों साइड से साइमल्टेनियसली हम अप्लाई नहीं करेंगे, जो 3 लोग आपके यहाँ बैठे हुए हैं, एजुकेशन का मेरा काम आ गया, अखलाक जैसे दोस्त हैं हमारे जो शहर में मुख्तलिफ अपने अपने मोहल्ला, दिस इज़ द मैन। सो ऐसे अखलाक के जैसे और भी हैं, और मैं आजकल साइंटिफिक सो दीज आर द 3 आर्म्स जिसको आपको लेके एक साथ काम करना है, और तीनों को गवर्नमेंट के साथ भी काम करना चाहिए, और हम करते हैं जहाँ जहाँ गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं। हमेशा लोग कहते हैं कि उन लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया, उनसे आप मदद के लिए भी जाते हैं कि हमें ये कुत्तों की इश्यूज़ हुए हैं, ब्रॉक बाइट्स हुई हैं, आप उसको संभालें, फिर उनको दूसरे साइड से तनकीद भी मिलती है कि आपने ये क्यों कर दिया। गवर्नमेंट को सपोर्ट चाहिए, उनको एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए, उनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, उनको ट्रेनिंग चाहिए। उनमें से जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 3 साल से 4 साल से इस पे काम करने के लिए, RFP जब RFK होता था उस वक्त से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट में कोई ऐसा इंडिविजुअल या बॉडी, वो DMC हो, CBC हो, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो खुशी खुशी ये जाके करता है, आपसे सही से लिएज नहीं करते। मगर खैर ये बातचीत जो है ये जारी रहेगी। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, देखेंगे कि क्या क्या हम तरीके कर सकते हैं ऑन आवर लेवल, क्या किया जा सकता है इस इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। ब्रेक पे जा रहे हैं छोटी सी। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर जैन बैठे हैं, अखलाक बैठे हैं, डॉक्टर वजिया बैठी हैं। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग ये जो कलिंग हो रही है डॉग्स की, ये कह रहे हैं कि ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चली आ रही है, एंड इट्स ऑब्वियसली इनइफेक्टिव बिकॉज we keep repeating this vicious cycle, and I think that every time you do something awful or you let something awful happen around you, आपके अंदर से खुद एक आपका piece of your soul kind of withers and dies. तो ये सिर्फ उन जानवरों के लिए बुरा नहीं है, हमारे लिए भी बुरा है। वजिया, आप मुझे बताएं कि रेबीज़ फ्री पाकिस्तान, इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं बिकॉज एक्चुअली तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि फियर बहुत ज़्यादा है कि पाकिस्तान के अंदर रेबीज़ का एक केस रिपोर्ट हुआ था 24 फरवरी को, जो पहला केस था अभी इस साल का रिसेंटली। जी, तो ये बताएं कि क्या है ये। सो फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू कि रेबीज़ फ्री पाकिस्तान है क्या। सो हम एक इनिशिएटिव है Getz Pharma Indus Hospital Network का, in which we're trying to vaccinate street dogs, ठीक है, stray dogs जो आपके होते हैं, and control their population by neutering them. So अब जो पाकिस्तान में इशू इस वक्त हम देख रहे हैं, जो मेजर इशू है, that is increasing dog population and obviously then increasing dog bites also. Obviously. So countries which have kind of जिन्होंने अपने डॉग की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, countries like Mexico, like Sri Lanka, like Turkey right next door, उन्होंने ये TNR का मेथड होता है जिसमें हम बोलते हैं कि उसको ट्रैप करें, न्यूटर करें एंड रिटर्न कर दें बैक ऑन द स्ट्रीट, सो दैट वो डॉग बाद में मज़ीद प्रोड्यूस ना कर सके, पपीज़ ना दे सके। ठीक है। एक फीमेल डॉग इन अ ईयर इन पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अराउंड 3 to 4 liters of puppies, and each litter can go up to almost 12 से 15, at maximum 18 भी हो जाते हैं।
एंड दिस इज़ जैन ने जो अभी बात की है, दिस इज़ बिकॉज के हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। उसको सॉलिड वेस्ट में से, कूड़े में से खाने को इतना मिल रहा होता है कि पपीज़ बहुत प्रोड्यूस होते हैं। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड बेसिकली 2 लीटर्स होते हैं और 1 से 2 पपीज़ होते हैं। सो द ओनली वे टू कंट्रोल दिस पॉपुलेशन इज़ कि आप उन्हें न्यूटर कर दें। न्यूटर का मतलब बेसिकली उर्दू में अगर मैं बोलूँ नसबंदी, या वो मज़ीद वो डॉग प्रोड्यूस ना कर सके। ठीक है। किलिंग इज़ द सोल्यूशन, बिकॉज हम जितना उनको मारते हैं वो उतना ज़्यादा टेरिटोरियल होते हैं एंड देन दे मेट मोर टू, ऑब्वियसली वो उनको लग रहा होता है कि उनकी स्पीशी एक्सटेंड हो जाएगी, तो वो मज़ीद दे प्रोड्यूस मोर दैट वे। इट्स अ रिस्पॉन्स टू आवर किलिंग बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू प्रिजर्व देयर ओन स्पीशीज़ ना, तो डॉग्स के माइंड में भी यही बात है। दूसरी जो चीज़ है, डॉग बाइट कैन लीड टू रेबीज़, बट इट्स नॉट द डॉग टू ब्लेम, इट्स द वायरस। जो वायरस होता है उसके मुंह में रेबीज़ का, जो कि इंसान को भी लग सकता है, डॉग के मुंह में होता है। बट आउट ऑफ लेट्स से इफ़ देयर आर 1000 डॉग्स, ओनली 2 वुड बी रैबिट, या जिसको हम बोलते हैं आम ज़बान में पागल कुत्ता। सो उसकी भी निशानी होती है उसको देखने की कि आम डॉग्स में से एक पागल डॉग, या जिसको पागल कुत्ता या रैबिट डॉग बोलते हैं, वो कौन सा है। उसकी निशानियों में ये होता है कि उसके मुंह से फ्रॉथ निकल रही होती है, वो पानी से डरता है, वो हवा से डरता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है और विदाउट प्रोवोक किए। अब ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी सेंसिटिव एरिया, लेकिन आप डॉग को पत्थर मारेंगे या बच्चे उसके पीछे फिरेंगे या हम उसको मारेंगे स्टिक्स के साथ, तो दे विल बाइट बिकॉज दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दमसेल्व्स। लेकिन अगर एक डॉग अनप्रोवोक्ड, बगैर कुछ किए बाइट करता है, तो और उसमें ये सारी निशानियाँ हैं जो मैंने बताई हैं, तो दैट इज़ अ रैबिट डॉग। उसके लिए ज़रूर आप बताएं। देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल ऑर्गेनाइजेशंस आउट देयर। हम अब जैसा कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं रेबीज़ फ्री पाकिस्तान, लेकिन 3 सालों में हमने 30,000 से ऊपर कराची के अंदर डॉग्स को, फीमेल डॉग्स, मेल डॉग्स को हमने न्यूटर भी किया, वैक्सीनेट भी किया। दैट्स अमेजिंग। अखलाक, मुझे ये बताएं कि वजीहा ये बोल रही थी कि बेसिकली यू नो दीज डॉग्स, इनको पत्थर ना मारें वगैरह वगैरह। हाउ डज़ अ पर्सन, बिकॉज मैंने ये देखा है, मैंने ये नोटिस किया, मेरे घर पे 10 अगर मेहमान आते हैं ना, तो 10 में से 9 ऐसे लोग होते हैं जो कि कुत्ते से डर रहे होते हैं, और मेरे कुत्ते बहुत डोसाइल हैं, बहुत ज़्यादा डोसाइल कुत्ते हैं। और जो मतलब जो छोटे वाले साइज़ के आपने देखे हैं वो तो इतने से, अब उस मतलब बिल्ली के साइज़ के कुत्ते से भी लोग डरते हैं। ये फियर क्या है और हाउ टू ओवरकम इट? अच्छा, हम लोगों ने तो, हम क्या करते हैं, जिस एरिया में जहाँ भी हम लोग खाना खिलाने जा रहे होते हैं या हम कभी भी कर रहे होते हैं, तो एक हद तक हम कर सकते हैं। एक हद के बाद हम कोशिश ये करते हैं कि उसी एरिया का चौकीदार, उसी एरिया के दुकान वाला, उसी एरिया का होटल वाला, उसी एरिया के जो लोग हैं, उनको उनके साथ नॉर्मल कराया जाए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता, एक ये वक्त आया था जब इनको पत्थर मार के लोग भगाते थे। अब वो जगह है कि उस मार्केट में, उस जगह पे वो लोग उसको कुत्तों को खाना खिलाते हैं। अभी रिसेंटली एक कुत्ते को चोट लगी थी, तो मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि आप आ जाएं, उसको क्रीम लगानी है। हमसे वो नहीं पकड़ा जा रहा, मगर क्योंकि हमें ख्याल है, क्योंकि वो हमारे जो है एरिया की वो करता है, तो हमें जो है वो कर लें। तो वो आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लगता है कम्युनिटी में आपको, लोगों को ये जब तक आप दिखाएंगे नहीं, जब तक वो एक आवाज़ पे, जब आपके पास 5 कुत्ते भागे हुए प्यार से आपके पास दुम हिलाते हुए आ जाते हैं, जब वो 4 लोग जब तक ये देखेंगे नहीं, तब तक वो नॉर्मल नहीं होंगे। उन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि ये हर कुत्ता पागल नहीं होता, हर कुत्ता काटता नहीं है। तो वो वही है कि आपको थोड़ा सा, आपको भी थोड़ा सा प्यार दिखाने की वो है कि जहाँ आप प्यार दिखाएं। जब तक ये बिल्कुल जैन बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वेस्टमेंट के ये इशू, जब तक आपके पास कचरे कुंडियाँ, जब तक आपके पास इस तरह की जगहें हैं, तब तक तो इस तरह की चीज़ें होंगी आपको। बट उसको आपने संभालने के लिए, उसको वो करने के लिए आपके पास यही एक तरीका है कि आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जाएं, लोगों को ये समझाएं। हम तो वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने ये समझाना शुरू किया है। वो छोटे छोटे बच्चे जा के ब्रेड दूध में ला के इस तरह की चीज़ें करना शुरू हो गए वहाँ पे, जो कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों को, आप जब तक बच्चों को नहीं समझाएंगे, ये हमारी एज के जो इस वक्त जो लोग हैं ना, हम ये लड़ाई रोज़ लड़ते हैं। मैंने तो अब ये लड़ाई लड़ना छोड़ दिया है। लोग फेसबुक पे, लोग इधर, लोग कहते हैं आप घर ले जाएं, खराब होता है। लोग कहते हैं आप अपने घर ले जाएं कुत्ते, जो हम ले भी जाते हैं, मगर मैं हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखिएगा, कहीं ना जाइएगा।
वेलकम बैक एवरीवन। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम जो है वो बहुत मुख्तसर रह गया है, तो मैं डॉक्टर वजीहा से जाते जाते यू नो आई वांट यू टू कंक्लूड सब कुछ, यू नो जो आप बात कर रही थी उसको एक कंक्लूसिव। सो बहुत अगर मैं छोटे जुमलों में बात करूं तो आपको किसी एरिया में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ कोई इशू है, यू कैन कॉल आवर हेल्पलाइन RFP की। क्या है हेल्पलाइन? रेबीज़ फ्री पाकिस्तान की फेसबुक पेज पे जाएं या इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करें। विल कम एंड वैक्सीनेट एंड न्यूटर दोस डॉग्स बट लर्न टू कोएग्जिस्ट। हम उठा के शेल्टर्स में डॉग्स को नहीं लेके जा सकते, दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल mechanism. Learn to coexist and we'll make the streets safe for you by vaccinating them and neutering them. Right. Akhlaq, if you can also say something. और मैं सिर्फ ये क्विकली कहना चाहता हूँ कि आप अगर ये समझते हैं कि मरने से आप आसान होगा, तो आप ये समझें कि इसके साथ साथ और बहुत नुकसान भी है। आपके चूहे, आपकी ये जो छोटी छोटी वो चीज़ें जो आपको आगे जाके तकलीफ देती हैं, वबा आ सकती है, वबा देती, वो तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इनका भी होना ज़िंदगी में, इस हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक इम्पोर्टेंस ये रखते हैं हर चीज़ में। तो हमें इन लोगों का जितना कर सकते हैं उतना करें हम ख्याल। कम्युनिटी यही कर सकती है कि वो करे, बाकी तो जैन जाएंगे। जो मेरा ख्याल है कि अगर हम अपना खौफ सबसे पहले कम करें बाय अंडरस्टैंडिंग द डॉग, कि उसकी ज़बान आप समझें। हम बड़े आराम से कह देते हैं बेज़बान है, वो बेज़बान नहीं है, उसकी ज़बान है। आप उसकी ज़बान समझें, अपने बच्चों को तरबियत सही दें घर में, ताकि वो लड़के जो हैं स्पेशली, जो बड़े होके समझते हैं कि ये खिलौना है, इसको आप तंग कर सकते हैं, वो ज़्यादतियाँ कर सकते हैं, उसके बाद वही ज़्यादतियाँ फिर वो बड़े होके अपने घर में भी करता है। और हमारे पास ये स्टेटिस्टिक्स हैं जेल्स की वर्ल्ड वाइड कि वो बच्चा, वो लड़का बड़े होके औरतों पे क्या ज़्यादतियाँ करता है, अपनी बीवी पे क्या ज़्यादती करता है, दूसरे बच्चों पे क्या ज़्यादतियाँ करता है। तो ये मैं कहता हूँ कि माँ बापों को घर पे इन बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप खाना खिलाएं, उनको प्यार दें, एम्पैथी बढ़ाएं, अपना दिल बड़ा करें, अपने लड़कों को समझाएं कि मर्दानगी इसमें है कि आप उस नाजुक चीज़ को, उसका ख्याल रखें, उसको प्यार दें, उसका ख्याल रखें। और उसका जो एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके कोई सवाल जवाब आते हैं, टेक्निकल सवालों के लिए आप RFP के पास चले जाएँ। बॉडी लैंग्वेज समझाने के लिए क्या खिलाना चाहिए, किसके खिलाना चाहिए, मोहल्ला साजी हम किस तरह करें, उसके लिए आप हमारे पास आ जाएँ, मैं बता दूँगा आपको। दैट्स अमेजिंग। और वजिया जाते जाते यू नो इन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात कही, बट कम्युनिटी के यू नो सतह के ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं? मैं आज अगर घर जाती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके जो मोहल्ले के डॉग्स हैं, दे कैन टर्न इनटू कम्युनिटी डॉग। वो आपकी गलियों का ख्याल रख सकते हैं। आप उनको थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा पानी डाल दें, वो आपकी टेरिटरी को संभालेंगे। टेक केयर ऑफ़ देम एंड उसके बाद उनको न्यूटर करवाएं। कॉल वन ऑफ द सर्विसेज, लाइक आई सेड, उनको न्यूटर कराएं ताकि उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े। वो फिर आपके बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, पालतू कुत्ते हैं लेकिन वो साथ में आपको एडिशनल बेनिफिट्स देंगे। वो रैट की पॉपुलेशन जो अभी जिससे इन्होंने बात की, तो एक इकोसिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है, तो लेट्स गो अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैन, आपका, अखलाक और वजिया, आप सब लोगों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब लोग बहुत अमेजिंग चीज़ कर रहे हैं, विच वी कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर। एंड आई होप कि आप लोगों के यू नो गाइज, मैं दोबारा से ये बताती चलूँ कि अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इनमें से किसी भी आप लोग वॉलंटियर्स लेते हैं, इनकी सारी स्पार भी लेते हैं, रेबीज़ फ्री पाकिस्तान वाले भी लेते हैं। अगर आप वॉलंटियर वर्क करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ख़ुद तो करें, मगर मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज करूँगी पेरेंट्स को स्पेशली कि अपने बच्चों को इस तरह की वॉलंटियर एक्टिविटीज़ के अंदर डालें, क्योंकि आप एक एम्पैथेटिक चाइल्ड को रेस करेंगे और वो बच्चा बड़े होके बहुत अच्छा इंसान साबित होगा, जो कि एक हर पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर वालिदैन के ऊपर फ़र्ज़ है कि एक अच्छा इंसान रेस करें। कल हमारे पास नबीला होंगी शो पे, कल का शो ज़रूर देखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, हम लोग कल आपसे मुलाकात करेंगे स्टाइलिंग डूज़ एंड डोंट्स में। मगर स्टाइल तो एक अलग बात है, अभी ज़्यादा ज़रूरत है अच्छा इंसान बनने की। इन लोगों के एफ़र्ट्स को जो है आप लोग सराहें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।